हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले कैल्विन्स लॉ के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने बात किया था कि हमारा जो इंजीनियरिंग कंसिडरेशन होता है, जब भी हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम को इरेक्ट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब भी हम लोग इरेक्ट करते हैं, या फिर अगर हमें ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है कि ट्रांसमिशन कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, कंडक्टर का कॉस्ट। तो जो कॉस्ट होता है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमें एज्यूम करना होता है। तो जो कैल्विन्स लॉ है वो हमें क्या बोलता है, अगर कंडक्टर के साइज़ को अगर हमें इकोनॉमिकली अगर चॉइस करना है या फिर इकोनॉमिकली अगर हमें चूज़ करना है, तो ऐसे केस में हमारे पास एक लॉ होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कैल्विन्स लॉ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके हेल्प से हम लोग बल्क पावर ट्रांसमिट करते हैं, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस तक के, राइट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जनरेशन से सिटी को कनेक्ट करने का प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम का काम होता है। और जो वोल्टेज होता है और वो जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 500 to 600 किलोमीटर होता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू बल्क अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करते हैं हाई डिस्टेंस पर, तो ऐसे केस में जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए एज़ पर द इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। तो यही प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास एक लॉ होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कैल्विन्स लॉ। कैल्विन्स लॉ के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कैल्विन्स लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर हमें कंडक्टर के साइज़ को अगर हमें इकोनॉमिकली चूज़ करना है, अगर हमें कंडक्टर का साइज़ अगर हमें कंसिडर करना है इकोनॉमिकली, तो हम लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर जो कंडक्टर का जो साइज़ है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इकोनॉमिकली विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ नेम एज कैल्विन्स लॉ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन दोनों की अगर हम लोग कैपिटल कॉस्ट के बारे में बात करें, कैपिटल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड लाइन और कैपिटल कॉस्ट ऑफ अंडरग्राउंड लाइन, तो जो अंडरग्राउंड लाइन ओवरहेड लाइन है उसका जो कैपिटल कॉस्ट है उसमें कौन कौन सा कॉस्ट आता है, कंडक्टर कॉस्ट आता है, टावर का कॉस्ट आता है, इंसुलेटर का कॉस्ट आता है, इरेक्शन का कॉस्ट आता है। कंडक्टर का कॉस्ट मतलब कौन सा आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वो वाला कॉस्ट। सिमिलरली टावर का कॉस्ट, आप कौन सा टावर यूज़ कर रहे हो उसका कॉस्ट। सिमिलरली इंसुलेटर का कॉस्ट, अगर वोल्टेज अगर हाई होता है तो इंसुलेटर ज़्यादा लगेगा, नंबर ऑफ़ डिस्क इंक्रीज़ कर जाएंगी, तो इंसुलेटर का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली लास्ट में इरेक्शन कॉस्ट। तो ये कुछ कॉस्ट होते हैं जो कि आपको कंसिडर करना होता है ओवरहेड लाइन में। सिमिलरली अगर हम लोग अंडरग्राउंड लाइन के कैपिटल कॉस्ट के बारे में बात करें तो आपको मिलेगा कंडक्टर का कॉस्ट, इंसुलेशन का कॉस्ट, इंसुलेटर का नहीं इंसुलेशन। आप अगर केबल का अगर स्ट्रक्चर देखो तो उसमें आपको बेसिकली इंसुलेशन मिलेगा, राइट। तो कंडक्टर कॉस्ट हो गया, इंसुलेशन का कॉस्ट हो गया, इंस्टॉलिंग कॉस्ट हो गया, और जो लाइंग कॉस्ट होता है केबल का वो भी, जो कि हमें कंसिडर करना होता है। जब हम लोग अंडरग्राउंड केबल डालते तो हमें खड्डा खोदना होता है, राइट। सिंपल वर्ड में, लोकल लैंग्वेज में हमें डिगिंग करनी होती है। फिर वो डिगिंग के बाद हमें क्या करना होता है, उसमें हमें कंडक्टर डालना होता है, तो उसका भी कॉस्ट आपको कंसिडर करना होगा। केबल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो भी आपको कंसिडर करना होगा। केबल का मेंटेनेंस का कॉस्ट वो भी आपको कंसिडर करना होगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैपिटल जो कॉस्ट होता है ओवरहेड लाइन में, उनमें कौन कौन से कॉस्ट होते हैं। कंडक्टर का कॉस्ट हो गया, टावर का कॉस्ट हो गया, इंसुलेटर का कॉस्ट हो गया और इरेक्शन का कॉस्ट हो गया। सिमिलरली जो अंडरग्राउंड लाइन होती है उसका जो कैपिटल कॉस्ट होता है उसमें कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व होते कंडक्टर का कॉस्ट हो गया, इंसुलेटर का कॉस्ट हो गया, इंसुलेशन का कॉस्ट हो गया, लाइंग कॉस्ट हो गया, इंस्टॉलिंग कॉस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, केबल का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कॉस्ट हो गया, एंड सो ऑन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कंडक्टर के साइज़ को इकोनॉमिकली अगर हमें चूज़ करना है तो हमारे पास लॉ होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कैल्विन्स लॉ। एक और एक चीज़, जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होता है बेसिकली डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर। सबसे पहला एनुअल चार्ज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑन कैपिटल आउटलेट। सिमिलरली एनुअल कॉस्ट ऑन एनर्जी लॉस इन ट्रांसमिशन कंडक्टर, मतलब ट्रांसमिशन कंडक्टर में जो एनर्जी जो लॉस हो रहा है उसका जो एनुअल कॉस्ट है वो भी आपको बेसिकली कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों जो कॉस्ट है, ट्रांसमिशन कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट आता है, पहला ये वाला कॉस्ट और दूसरा ये वाला कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों कॉस्ट को कंसिडर करते हुए हमने एक इक्वेशन बनाया है टोटल कॉस्ट का। बाय कंसिडरिंग बोथ दिस कॉस्ट वी गेट टोटल कॉस्ट, एंड इक्वेशन फॉर टोटल कॉस्ट इज़ ये वाला इक्वेशन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू P1 + P2A + P3/A। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग कट टू कट डिस्कशन करते जा रहे हैं, हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलता है टोटल कॉस्ट का। और ये जो टोटल कॉस्ट का जो इक्वेशन है, इसको हम लोग जब ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है एनुअल कॉस्ट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, हमें इंडिकेट कर रही है एरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये P1 + P2 इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो ग्राफ जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट का इक्वेशन, और ये इक्वेशन में हमें दो टर्म मिल रहे हैं, पहला ये वाला टर्म और दूसरा ये वाला टर्म।
तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो ग्राफ जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है P1 + P2a। और सिमिलरली ये वाला जो टर्म हमने जो कंसिडर किया इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो ग्राफ जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से कर्व लाइन मिलती है, कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वाली हमें कर्व लाइन मिलती है। सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, और हमें जो ग्राफ जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है टोटल कॉस्ट के लिए। टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, और ये जो ग्राफ होता है वो ये वाला ग्राफ और ये वाला जो ग्राफ है कर्व वाला ग्राफ दोनों का सम होता है। तो जो ग्राफ है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं P1 + P2a + P3/a। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें जो दिख रहा है, ये पॉइंट पर जो स्लोप है वो कैसे है, वो है ज़ीरो स्लोप। बहुत अच्छे की क्लियर है कि जो पॉइंट है इस पर हमें मिल रही है ज़ीरो स्लोप। तो ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो एरिया जो मिल रहा है, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है एरिया, और जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, हमें इंडिकेट कर रही है एनुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने जो कंसिडर किया, ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो एरिया जो मिल रहा है, और ये जो एरिया है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये पॉइंट हमने कंसिडर किया जहाँ पर हमें ज़ीरो स्लोप मिल रही है। तो पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, जो कि वाई एक्सिस को पर्टिकुलर पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग वर्टिकल लाइन बनाए तो जो वर्टिकल लाइन होगी कुछ इस तरीके से मिलेंगी, जो कि एक्स एक्सिस को पर्टिकुलर पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगी, जिसको हमने नाम दिया पॉइंट ए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हमें क्या इंडिकेट कर रही है, हमें इंडिकेट कर रही है एरिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें जो एरिया जो मिल रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया और इसके साथ जो एसोसिएटेड जो कॉस्ट हमें जो मिल रहा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपका जो ग्राफ की जो एनालिसिस जो करते हो उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आई होप आपको उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरिया इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो कॉस्ट जो मिल रहा है यही होगा बेसिकली इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर ये जो एरिया इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो कॉस्ट जो मिल रहा है इससे ही हमें कंसिडर करना होगा इकोनॉमिकली, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कर्व बनाया, और यहाँ पर ये जो स्लोप है यहाँ पर हमें ज़ीरो स्लोप मिल रही है। ये ज़ीरो स्लोप के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर एनुअल कॉस्ट मिल रहा है, और ये ज़ीरो स्लोप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें एनुअल एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो एरिया और यहाँ पर ये जो एनुअल कॉस्ट हमें जो मिला यही हम लोग बेसिकली कंसिडर करते हैं इकोनॉमिकली, या फिर इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये एरिया और ये एनुअल कॉस्ट को ही हम लोग चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं केल्विन्स लॉ। यहाँ पर ये जो केल्विन्स लॉ होता है उसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें लिमिटेशन ऑफ केल्विन्स लॉ, कंडक्टर एरिया या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर का साइज़। कंडक्टर का जो साइज़ होता है उसको हम लोग लेंथ के रेस्पेक्ट में डिफाइन नहीं करते, जो कंडक्टर का जो साइज़ होता है उसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो कंडक्टर का एरिया या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो साइज़ है उसको हम लोग कंडक्टर एरिया कैलकुलेटेड बाय केल्विन्स लॉ may be very small. If area is small, then mechanical strength of conductor will be very less, due to which we need to reduce distance between tower, which is impractical. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या बोल रहा है कि केल्विन्स लॉ के हेल्प से आप इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग जो एरिया और जो साइज़ होगा, आई मीन जो एरिया और जो कॉस्ट होगा उसको निकाल लोगे। मतलब केल्विन्स लॉ के हेल्प से जो इकोनॉमिकली आपको जो एरिया जो चाहिए और जो कॉस्ट आपको जो चाहिए वो तो आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द केल्विन्स लॉ। इकोनॉमिकली जो एरिया और जो कॉस्ट है कंडक्टर का, इकोनॉमिकली कंडक्टर का कॉस्ट और जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द केल्विन्स लॉ। मगर वो जो एरिया वो इतना कम हो सकता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वो जो एरिया वो इतना कम हो सकता है कि जो कंडक्टर है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम होगी। तो अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर कम होती है तो दो टावर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे आपको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। और अगर आप टावर के बीच के डिस्टेंस को अगर रिड्यूस करते हैं तो बेसिकली ये इम्प्रैक्टिकल माना जाता है, जो कि आपको ये पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ केबल, अगर आप यहाँ पर केबल का केस कंसिडर करो तो यहाँ पर इन केस ऑफ केबल इफ़ एरिया कैलकुलेटेड बाय केल्विन्स लॉ इज स्मॉल देन ड्यू टू लेस एरिया ऑफ कंडक्टर विल हीटेड अप एंड कैन डैमेज। तो ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि केल्विन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप एरिया तो कैलकुलेट कर सकते हो, मगर एरिया अगर आपको बहुत कम मिल रहा है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस, केबल कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एरिया अगर कम होगा तो रेसिस्टेंस से ज़्यादा होगा। तो केल्विन्स लॉ के हेल्प से अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो और एरिया की वैल्यू अगर आपको कम मिल रही है एज़ पर दी कैलकुलेशन, तो ऐसे केस में जो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से होगा कि आपका जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाएगा। कंडक्टर गर्म हो जाएगा इसका मतलब आपका जो कंडक्टर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ केबल के केस में अगर एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं केल्विन्स लॉ के अकॉर्डिंग और अगर वो बहुत कम होता है तो कम एरिया के वजह से जो कंडक्टर है वो जल्दी से हीट हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गर्म हो जाएगा।
और जो कंडक्टर है वो डैमेज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करें, ड्यू टू लो एरिया कैलकुलेटेड बाय केल्विन्स लॉ इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कोरोना लॉस विल इंक्रीज। अगर आप केल्विन्स लॉ के हेल्प से अगर कंडक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हो और एरिया अगर मिनिमम आता है, राइट, तो ऐसे केस में होगा क्या, स्पेसिफिकली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो ऐसे केस में होगा क्या, मतलब फॉर एग्जांपल एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आपको बनानी थी, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का जो एरिया आपने उसको कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ केल्विन्स लॉ, और वो जो केल्विन्स लॉ के हेल्प से आपने जो एरिया जो कैलकुलेट किया वो है मिनिमम, और आपने जो कंडक्टर है उसको लगा दिया ट्रांसमिशन टावर पर, तो ऐसे केस में जो कंडक्टर पर जो कोरोना लॉस होगा वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। अब ये कोरोना लॉस होता क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ड्यू टू लो एरिया कैलकुलेटेड बाय केल्विन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो एरिया जो कैलकुलेट किया अगर वो कम होता है इन केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो ऐसे केस में जो कोरोना लॉस होगा वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। प्रैक्टिकली केल्विन्स लॉ इज़ यूज फॉर ओवरहेड लाइन अप टू 30 kV। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली हम लोग केल्विन्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं ओवरहेड लाइन के लिए, और वो जो वोल्टेज होना चाहिए ओवरहेड लाइन का वो कितना होना चाहिए, 30 किलोवोल्ट होना चाहिए। प्रैक्टिकली केल्विन्स लॉ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए अप टू 30 kV। तो 30 kV तक के आपकी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो केल्विन्स लॉ, और उस केल्विन्स लॉ को हम लोग अंडरग्राउंड केबल के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अबाउट 30 किलोवोल्ट केल्विन्स लॉ गिव रफ आइडिया अबाउट कंडक्टर साइज़। अगर 30 kV के ऊपर भी अगर आप केल्विन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हो तो आप केल्विन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, मगर ऐसे केस में आपको रफ आइडिया देगा केल्विन्स लॉ कंडक्टर के एरिया के बारे में।